नमस्कार, हल्ला बोल में आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। स्वतंत्रता के बाद पहली बार बिहार में कांग्रेस कार्य समिति यानी CWC की बैठक हुई। 85 साल बाद बिहार में हुई CWC बैठक अपने पीछे क्या संदेश लेकर आई है, ये सवाल बड़ा हो गया है। राहुल गांधी और पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी सरकार पर जोरदार प्रहार करके ललकारा है, लेकिन सवाल उठ रहा है कि क्या यह सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी को चुनौती है। वैसे तो CWC बैठक के बाद राहुल के साथ अति पिछड़ा न्याय संकल्प सभा के मंच पर तेजस्वी यादव मौजूद रहे, लेकिन क्या CWC बैठक से कांग्रेस ने बिहार में अपना दांव और बढ़ा दिया है? क्या बिहार में कांग्रेस की CWC बैठक सीट शेयरिंग के लिए पार्टी का शक्ति प्रदर्शन है? उधर एनडीए में भी अभी सीटों पर समझौता नहीं हुआ है। चिराग पासवान, जीतनराम मांझी अपने लिए ज्यादा सीटों की इस बार मांग कर रहे हैं, क्योंकि चिराग पासवान इस बार एनडीए के साथ लड़ रहे हैं। याद रखिए 2020 में वो अलग लड़े थे और कई सीटों पर उन्होंने एनडीए को नुकसान पहुंचाया था और खास तौर पर जेडीयू को। इसीलिए सवाल यह भी है कि क्या एनडीए में सीट शेयरिंग पर ऑल इज वेल है? इस सब के बीच AIMM नेता असदुद्दीन ओवैसी भी आज से सीमांचल की यात्रा निकाल रहे हैं और इसीलिए आज हल्ला बोल का मुद्दा है कि बिहार में चुनावी बसात किसकी बनेगी बात। पहले ये रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा कीजिए। 1940 के बाद पहली बार कांग्रेस कार्य समिति की बैठक बिहार की धरती पर शुरू हुई है। स्वतंत्रता के बाद पहली बार बिहार में हो रही बैठक के मायने और असर को समझने की कोशिश हो रही है। क्या ये बैठक नरेंद्र मोदी सरकार को आर पार की चुनौती देने के लिए? गौरतलब है कि बिहार कांग्रेस के प्रभारी कृष्णा अल्लाबुरु ने CWC बैठक को स्वतंत्रता का दूसरा युद्ध घोषित किया है। सवाल ये भी उठ रहे हैं कि कांग्रेस महागठबंधन में अपनी अहमियत की जोर आजमाइश कर रही है, इसलिए बिहार की धरती को CWC बैठक के लिए चुना गया। सबने मिलकर बिहार में वोटर अधिकार यात्रा चलाई थी। 15 दिन हम अलग अलग जिलों में गए और बिहार के युवाओं को हमने बताया कि इस संविधान पर आक्रमण हो रहा है। हर हिंदुस्तानी नागरिक का जो हक है वो आपसे चोरी किया जा रहा है और बिहार की जनता ने, बिहार के युवाओं ने अपनी पूरी की पूरी शक्ति यात्रा में डाली और यात्रा सक्सेसफुल हुई। तथाकथित त्रुटियों को लेकर जो उनकी यात्रा थी उसमें राहुल गांधी ड्राइविंग सीट पर थे, याद है ना आपको? तेजस्वी पीछे थे। तो लगा कि यहां वर्किंग कमेटी करके ड्राइविंग सीट लिया जाए, कुछ और टिकट लिया जाए। पटना में इनकी राष्ट्रीय कार्यकारिणी इनके शुद्ध राजनीतिक लाभ से प्रेरित है। हमको टिकट अधिक मिले और हम ड्राइविंग सीट पे आए। इसीलिए अभी तक कांग्रेस ने तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का चेहरा बनाएंगे कि नहीं, इस पर अपने पत्ते नहीं खोले। इस बीच CWC बैठक के अपने अध्यक्षीय भाषण में मल्लिकार्जुन खड़गे ने घरेलू मोर्चे से लेकर विदेश नीति तक मोदी सरकार को नाकाम कहा। उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोपों को दोहराया। भारत के खिलाफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कदमों के मद्देनजर प्रधानमंत्री मोदी को घेरा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे मुसीबतें नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार की नाकामी और कूटनीतिक विफलता का नतीजा है। प्रधानमंत्री जिनको मेरे दोस्त बताकर ढिंढोरा पीटते हैं, वही दोस्त आज भारत को अनेकों संकटों में डाल रहा है। हालांकि जब CWC बैठक से मोदी को कमजोर बताने की कोशिश हुई तो विदेशी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स में छपे राहुल गांधी के उस इंटरव्यू के सहारे बीजेपी ने उन पर पलटवार किया, जिसमें राहुल ने दावा किया है कि वोट चोरी से भारत का लोकतंत्र खतरे में है। कांग्रेस पार्टी को इसका नाम CWC से बदलकर BVC कर देना चाहिए। भारत विरोधी कमेटी है। राहुल गांधी ने विदेशी अखबार को बोला कि कांग्रेस की स्ट्रेटेजी है कि हम चुनाव आयोग और चुनावी प्रणाली की विश्वसनीयता के खिलाफ एक विरोध पैदा करेंगे, प्रमाण के आधार पर नहीं, नॉट ऑन बेसिस ऑफ प्रूफ बट ऑन बेसिस ऑफ प्रोपेगेंडा टू बी स्प्रेड अमंग्स द वाइडर पब्लिक। लोकतंत्र का रक्षक होने के नाम पर इसी आर पार के बीच बिहार का चुनाव होना है और ऐसे में बिहार CWC बैठक में मल्लिकार्जुन खड़गे ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए बड़ी टिप्पणी करते हुए कहा,
बीजेपी ने नीतीश कुमार को मानसिक तौर पर रिटायर कर दिया है और उन्हें बोझ समझती है। कांग्रेस सीडब्ल्यूसी से ये सुर उभरा कि बिहार आज एनडीए सरकार की वजह से पिछड़ा है। डबल इंजन की सरकार है और डबल इंजन की सरकार है, बेहद कमजोर हो गया है, इसका रिंग पिस्टन खराब हो गया है और धुआं फेंकने का काम कर रहा है। अब इसमें कोई जान नहीं बची, कोई ताकत नहीं है। बिहार से कांग्रेस एनडीए का शासन हटाना तो चाहती है, लेकिन हाल के हफ्तों में कांग्रेस के तेवर बता रहे हैं कि वो महागठबंधन में आरजेडी का छोटा भाई बनने को तैयार नहीं है। कांग्रेस ने ना तो आरजेडी नेता तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का चेहरा स्वीकार किया है और सूत्र बता रहे हैं कि सीट शेयरिंग पर भी कांग्रेस दबाव बना रही है। इस बीच सीमांचल में 4 दिनों की यात्रा शुरू करने वाले एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने आरजेडी से गठबंधन का प्रस्ताव दिया था, जिसे आरजेडी ने ठुकरा दिया। इसने ओवैसी को महागठबंधन पर प्रहार का एक और मौका दे दिया। फिर अख्तर उल इमान साहब ने यहाँ के लीडर ऑपोजिशन को लेटर लिखा है। मीडिया के जरिए हमने इस बात को कहा है कि एमआईएम पार्टी अलायंस के लिए तैयार है। और फिर अख्तर उल इमान साहब ने अपने आखिरी खत में ये भी कहा है कि हमको अब 6 सीट दे दीजिए। अब ये उनको फैसला करना है, ये नहीं करेंगे तो बिहार की जनता ये देख लेगी कि कौन बीजेपी को कामयाब कराना चाहता है या कौन बीजेपी को रोकना चाहता है। बिहार की चुनावी बिसात पर विपक्ष में कई खिलाड़ी हैं। कौन किसको काट रहा है, कौन किसको मजबूर कर रहा है, ये सवाल भी दिलचस्प है। आज तक ब्यूरो। शहजाद पूनावाला राष्ट्रीय प्रवक्ता बीजेपी के हमारे साथ जुड़ गए हैं। आलोक शर्मा प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, प्रियंका भारती प्रवक्ता आरजेडी की, धीरेन्द्र कुमार प्रवक्ता एलजेपीआर के यानी चिराग पासवान की पार्टी के। शहजाद पूनावाला जी, आपकी पार्टी बार बार पूछ रही है कि उधर ड्राइविंग सीट पर कौन है। आपकी तरफ तय हो गया है क्या? नीतीश कुमार ही रहेंगे या फिर सम्राट चौधरी हैं? क्योंकि विपक्ष तो यही आरोप लगाता है कि सम्राट चौधरी इस वक्त सरकार चला रहे हैं, वही तय कर रहे हैं। और सीट शेयरिंग में भी लगता है इस बार बराबरी का ही मामला होगा। जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि संभावित तौर पर जेडीयू 102 से 103 सीटों पर लड़ सकती है, बीजेपी 100 से 102 पर, 25 से 28 पर एलजेपीआर। इस बार चिराग पासवान आपके साथ है। ये संभावित है जो हम बता रहे हैं आपको। एचएम की तरफ से 6 से 7 सीटें और आरएलएम 4 से 5। उधर पूछते हैं तो कुछ अपना भी बताइए। अंजना जी, 2 मॉडल है बिहार में। एक है एनडीए का मॉडल जिसमें मिशन और विशन है। इसीलिए हर एक जो सहयोगी दल है हमारे, उसने कहा है कि नीतीश जी हमारे इस चुनाव में हमारे चेहरे के रूप में हैं। और आपको याद होगा कि पिछले चुनाव में भी हमारी कमिटमेंट बीजेपी की ऐसी रहती है कि ज़्यादा सीटें हमारी आई, 70+ सीटें आई 2020 के चुनाव में, परंतु जेडीयू की कम सीटें होने के बाद भी हमारा कमिटमेंट था तो हमने नीतीश जी को ही मुख्यमंत्री बनाया। अब दूसरी तरफ देखें, नो मिशन नो विशन, ओनली कमीशन, ओनली डिवीजन, ओनली कंफ्यूजन। आप ही के इंडिया टुडे की रिपोर्ट है, हिमांशु जी ने आपके साथ लाइव दिया था, मुझे याद है वो रिपोर्ट, जिसमें हिमांशु जी ने बताया कि किस प्रकार से सीट शेयरिंग लगभग एनडीए में तय है। अब दूसरी ओर आइए, पहले सीएम फेस को लेकर कांग्रेस के 3 बयान मैं आपको पढ़ता हूं। कांग्रेस का बयान नंबर 1, राहुल गांधी को पूछा गया कि तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री का चेहरा बना दे, उन्होंने तो पीएम का चेहरा आपको घोषित कर दिया है, तो राहुल जी ने कन्नी काट ली। फिर उसके बाद एविडेंस नंबर 2, बिहार के इंचार्ज कृष्णा अल्लावारू, सर तेजस्वी जी को चेहरा बनाएंगे, महागठबंधन एंड पीपल विल डिसाइड आफ्टर द इलेक्शन। फिर एविडेंस नंबर 3, सचिन पायलट, उनसे भी पूछा गया तो उन्होंने बोला ये चुनाव के बाद हम तय करेंगे, कोई चेहरा डिक्लेयर नहीं करेंगे। तो फ्रस्ट्रेशन में आकर, उस दिन मैं गया था बिहार, पटना के आसपास था, तो मुझे तेजस्वी जी के घर के बाहर वो अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का और दोस्त दोस्त ना रहा, ये रिपीट में चल रहा था स्पॉटिफाई पे। चिंता किसकी ज्यादा हो रही है, तेजस्वी जी की या राहुल गांधी की? दोनों में से किसकी ज्यादा चिंता हो रही है आपको? मुझे किसी भी नेपो किड की चिंता नहीं है। इन नेपो किड्स की चिंता हमारे देश के बहुत ही स्मार्ट जेनजी ने दूसरे चुनाव से लेकर हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में दिखा दिया है। पर मैं अपना पॉइंट तो कंप्लीट करूं तो अंजना जी, कहने का तात्पर्य ये है कि भाई इनका तो एक तो चेहरा भी तय नहीं है। ये अल्टीमेटली फिर फ्रस्ट्रेट होकर तेजस्वी यादव जी ने बोला कि 243 सीट पे मैं लड़ूंगा और ओरिजिनल सीएम मैं ही हूं, अपने आप को ही घोषित कर दिया। अच्छा, इनके यहाँ कंफ्यूजन भी ऐसा है, आलोक जी को पूछिए, इनके एक नेता अखिलेश प्रसाद जी, वो कहते हैं तेजस्वी चेहरा है। इनके दूसरे नेता सचिन पायलट, कृष्णा अल्लावारू जी बोलते हैं अभी कोई तय नहीं करना है, कुछ तय नहीं करना है। अच्छा, फिर मैंने इंडिया टुडे की रिपोर्ट का हवाला दिया कि कैसे हमारी सीट शेयरिंग का फाइनल हो गया, ये हिमांशु जी ने बताया। पर अब दूसरी इनकी ओर आते हैं तो ये आज इंडिया टुडे की रिपोर्ट में पढ़ रहा हूं कि कांग्रेस बोल रही है कि 100 सीट पर लड़ेंगे वरना गया अलायंस।
हमको नहीं चाहिए अलायंस। फिर दूसरा, तेजस्वी ने तो बोला है 243 लड़ेंगे। जेएमएम बोल रही है, सब न्यूज रिपोर्ट के आधार पे बता रहा हूं, स्टेटमेंट जो कोट कर रहा हूं, जेएमएम वी विल गो सोलो इन बिहार पोल्स। फिर उसके बाद दीपांकर जी जो लेफ्ट के हैं, कांग्रेस मस्ट बी रियलिस्टिक, आरजेडी मस्ट बी अकोमोडेटिव। मतलब कि खुलेआम सरेआम सीटों के लिए किस प्रकार से रसाकशी हो रही है ये आपके सामने है। तो यहां पर नो मिशन नो विजन, ओनली कंफ्यूजन डिवीजन। अच्छा, लास्ट कंफ्यूजन का मैं आपको एक सिंबल दिखाता हूं। अभी एक सुरेंद्र राजपूत जी की बाइट आपने शायद चलाई नहीं चलाई, ओवैसी को बोलते हैं, सीमांचल में ओवैसी आ रहे हैं तो ओवैसी इज बीजेपी इज बी टीम। ठीक है, इनका ये तो लगातार रहता है ये डिबेट में। अरे वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन में अंजना जी बताइए, ये ओवैसी जी के किससे समर्थन मांगा? और समर्थन मांगा ही नहीं, रेवांत रेड्डी जी ने तो बोला कि ओवैसी जैसा गरीबों का मसीहा नहीं है, और ओवैसी के साथ मिलकर हैदराबाद में साथ में मिलकर रैलियां करते हैं। अरे ये गुड ओवैसी और बैड ओवैसी है क्या? ये छोटे मियां और बड़े मियां हैं राजनीति के। और देखे अंजना जी, एक बात, ओवैसी जी अच्छे लगते हैं, सीमांचल में इनको पसंद नहीं आते हैं। जल्दी कंप्लीट कीजिए। और देखिए ऐसा है अंजना जी, पहले तो 85 इयर्स के बाद मुझे तो लगा ये सीडब्ल्यूसी की बैठक हो रही है। ये सीडब्ल्यूसी नहीं, ये बीवीसी, नॉट जस्ट भारत विरोधी कांग्रेस, ये बिहार विरोधी कांग्रेस। अरे भाई, ये रेजोल्यूशन में एक वाक्य नहीं कि बिहार को बीडी बोला, गलत बोला। एक वाक्य नहीं कि डीएमके वालों ने बिहार को गाली दी, वो गलत बोला। अरे रेवांत रेड्डी से रेजोल्यूशन पारित कराया जिसने बिहार के डीएनए पे सवाल उठाया। और बिहार में चौथी बार मोदी जी की माताजी को गाली दी है। अब कल की बात है, समस्तीपुर में आरजेडी के कार्यकर्ता विद फ्लैग विद बैज माताजी को गाली दे रहे। अब तो कोई डिनायल नहीं हो सकता। इससे पहले तेजस्वी जी स्टेज पर थे तब गाली, उससे पहले एआई का डॉक्टर्ड वीडियो डाला था, डीप फेक वीडियो, पटना हाईकोर्ट ने उस पर कार्रवाई की। और दरभंगा में जो गालियां दी थी उसको तो डिफेंड किया राहुल गांधी और तेजस्वी जी ने, जिसके बाद उनको किस प्रकार से माफी मांगनी पड़ी झूठा न्यूज, फेक न्यूज फैलाने के लिए। तो ये सीडब्ल्यूसी नहीं, ये बिहार विरोधी, और ये बिहार में मात्र शक्ति विरोधी कांग्रेस है। ठीक है, मैं लौट रही हूं अब आपके पास, लेकिन एक बार ये जो आज पोस्ट एक से एक हो रहे हैं, बिहार बीजेपी ने भी पोस्ट किया है, गिरिराज सिंह ने ये डाला है। ओवैसी साहब की पार्टी से हालांकि कोई है नहीं, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि ओवैसी साहब बिहार में नए साथी ढूंढ रहे हैं। घुसपैठियों की भी बात कर रहे हैं। आलोक शर्मा जी, क्या इस बात में सच्चाई है कि पिछली बार, एक बार पूरा दिखा दीजिए, 2020 का अगर हम पहले अपने दर्शकों को दिखाएं, क्योंकि तब सीट शेयरिंग जो हुई थी, तब बीजेपी 110 सीटों पर लड़ी थी पिछले चुनाव। हाँ, जेडीयू 115 पर, बीजेपी का स्ट्राइक रेट 67%, जेडीयू का 37%, वीआईपी का 36% था, और हम का 57%, पूरा एनडीए का 51% था। अब आ जाइए महागठबंधन पर, जिसमें आरजेडी 144 सीटों पर जीती थी, 75 इनके विधायक चुने, सबसे बड़ी पार्टी बनी, 52% इनका स्ट्राइक रेट रहा, 27% आपका स्ट्राइक रेट था, और 70 सीटों पर आप लड़े थे, 29 पर लेफ्ट, 55% उनका स्ट्राइक रेट, 243 कुल आप लड़े थे, और 45% था। 70 सीटें पिछली बार लड़ी थी। क्या इस बार वाकई आलोक जी सीडब्ल्यूसी के साथ एक दबाव बनाया जा रहा है कि ज्यादा से ज्यादा सीटों पर इस बार कांग्रेस पार्टी लड़ पाए? 100 से ज्यादा चाहते हैं या 100? देखिए अंजना जी, मुझे लगता है सबसे पहले तो स्ट्राइक रेट पर बात कर लेते हैं। स्ट्राइक रेट और ये सब चीजें, जब इतनी बड़ी वोट चोरी देश के अंदर पकड़ी जा रही हो, जब पता चलता हो कि किस तरह से वोट जोड़े जाते हैं, किस तरह से काटे जाते हैं, और किस तरह से डब्बों को बदला जाता है, किस तरह से सुप्रीम कोर्ट में आकर 5 ईवीएम आती हैं और उसी से नतीजे बदल जाते हैं, तो उसके बाद ये स्ट्राइक रेट का जो फंडा है, इस पर मैं बहुत ज्यादा विश्वास नहीं करता, डिस्कशन भी नहीं करना चाहता। अब बात आती है कि ज्यादा सीट, 100 सीट, 80 सीट, 90 सीट, जो भी आप के सूत्र बता रहे हैं, मुझे लगता है कि कोई भी गठबंधन हो, कोई भी पार्टी हो, वो चाहती है कि मुझे ज्यादा से ज्यादा सीटें मिलें और मैं ज्यादा से ज्यादा जिताऊ सीटों पर लड़ूं। इसमें कहीं कोई दिक्कत थोड़ी ना है। ये तो बीजेपी के जो अलाइज हैं उनके यहां भी है, हमारे जो अलाइज हैं उनके यहां भी है, और हम अभी तक जो चीजें, कुछ चीजें हम अपने पत्ते जो नहीं खोल रहे हैं, उसमें ये सीधा सीधा है कि चिराग की पार्टी हो, मांझी जी की पार्टी हो, जेडीयू के लोग हों, बहुत लोग आना चाहते हैं। एक पूर्व विधायक कल ही आए हैं जेडीयू के हमारे यहाँ पर, हो सकता है चिराग जी और मांझी जी की भी अंतरात्मा जाग रही हो कहीं ना कहीं। और बीजेपी की आज की सीडब्ल्यूसी की बैठक को लेकर जो बौखलाहट है, उससे पता चलता है कि इनकी जमीन वहां पर खिसक चुकी है। जिस तरह से आज राहुल गांधी जी ने, खड़गे जी ने और तमाम कांग्रेस के लीडर्स ने आज पूरी तरह से बीजेपी के ऊपर और गवर्नेंस के ऊपर हमला बोला है, उससे पूरी तरह से बौखलाए हुए हैं। तमाम आप पत्रकारों से मिल रहे हैं, सब बातचीत कर रहे हैं। मैं तो चाहता था कि बीजेपी के प्रवक्ता आते, 50% जो टैरिफ लगाया था उस पर भी पीसी करते, जो हथकड़ियां बेड़ियां लगकर आई थी उस पर भी पीसी करते।
H1B वीजा पर भी करते, सम्राट चौधरी की डिग्री पर भी करते, अशोक चौधरी के जो भ्रष्टाचार के आरोप लगे उनको भी क्लैरिफाई करते। लेकिन मुझे लगता है केवल कांग्रेस से बौखलाकर आज पिछले 4-5 घंटे में देखिए पूरी बीजेपी बौखलाई हुई है। कोई ट्वीट कर रहा है, मोदी जी ने भी 5-7 ट्वीट कर दिए हैं, मोदी जी लगे हुए हैं, रेल मंत्री लगे हुए हैं, आज सारी सौगात बिहार को मिल जाएगी, 70,000 करोड़, 80,000, 90,000 करोड़, उसका तो कहीं पता चला नहीं। एक नए उद्योग के बारे में नहीं बता पा रहे हैं। 70,000 करोड़ का जो सीएजी ने बताया कि उसकी रिसिप्ट नहीं मिल रही हैं, कहां चला गया, वो भी 2013-14 का, 14-15 का नहीं, उसके ऊपर किसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। 1,000 एकड़ के करीब अडानी को 1 रुपए में जमीन दे दी, पेपर लीक पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होती। हम तो कह रहे हैं कि वोट चोरी का आरोप इलेक्शन कमीशन पर है। बौखलाई कौन हुई है? बीजेपी बौखलाई हुई है। पूरी तरह से आज जिस तरह से तमाम मुद्दे उठाए गए हैं वो बिहार से रिलेटेड है, बिहार को किस तरह से आगे ले जाया जाए उससे संबंधित है। लेकिन आज बौखलाहट बीजेपी में इसलिए है कि इनके भ्रष्टाचार के तमाम आरोप सामने आ रहे हैं, इनकी जमीन खिसक चुकी है और बीजेपी पूरी तरह से बौखलाई हुई। चलिए ठीक है, इससे पहले रुक जाइए शहजाद जी, क्योंकि आप दोनों ही बोलते रह जाएंगे, प्रियंका भारती जी भी आए। ये वाला आपको दिखा के जरा, ये वाला जो आज बीजेपी बिहार बीजेपी ने डाला है वो जरा दिखाते हैं प्रियंका जी, फिर आपका रिएक्शन उस पर लेंगे। क्या आपकी पार्टी को अब नहीं लग रहा है कि चुनाव करीब आ रहे हैं? घमंडिया में कला भारी है, जूतम पैजार की तैयारी, वो दिखा रहे हैं। 150 सीट आप चाहती हैं, 105 सीटें कांग्रेस पार्टी, जेएमएम 12 सीटें, 60 सीटें उधर लेफ्ट की तरफ से, 45 सीटों की मांग उधर से सैनी साहब की तरफ से। तो क्या है पूरा मामला? क्योंकि देखिए अब तो चुनाव करीब है, अब तो कांग्रेस पार्टी को भी खुलकर कहना चाहिए ना भाई, वोट कीजिए, तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाइए, लेकिन वो लोग तैयार ही नहीं हो रहे हैं बोलने को। अंजना जी, लत्तम जुत्तम की बात वो करते हैं जो एक दूसरे पर लात जूता चला रहे होते हैं। आरके सिंह इन भाजपा के ही पूर्व मंत्री रहे ना, क्या बोले वो जेडीयू के एमएलसी के बारे में? उनका कल परसों का ही बयान है कि जेडीयू के एमएलसी राधाचरण सेठ ड्रग माफिया हैं। ड्रग माफिया मतलब अफीम, गांजा, चरस, कहाँ कहाँ किसकी क्या तस्करी करवा रहे हैं, ये तो भाजपा के ही जो पूर्व नेता रहे वो बता पाएंगे, या जिन जेडीयू के एमएलसी पर उन्होंने आरोप लगाया वो बता पाएंगे। फिर लत्तम जुत्तम किनके बीच में? पहले आपकी पार्टी में थे क्या जिनके बारे में उन्होंने कहा है? आरके सिंह, वो देखिए अभी तो कहां से वो ड्रग माफिया गिरी कर रहे हैं, वो तो अभी इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि अभी के बारे में बता रहे हैं। अब कहां कहां ड्रग बेच रहे हैं ये बता पाएंगे, पर इंपॉर्टेंट ये है कि मैं बार बार यही कह रही हूँ कि एक दूसरे पर कर रहे हैं, क्योंकि विजय सिन्हा जी रहे उप मुख्यमंत्री बीजेपी के, उनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं जेडीयू के मंत्री अशोक चौधरी, ये अपने विभाग में ज्यादा पैसा खाता है, वो कहता है वो मेरे विभाग में ज्यादा पैसा खाता है, एक दूसरे पर खुद आरोप लगा रहे हैं। सीएजी के बारे में तो आपको खुद ही अभी कांग्रेस के प्रवक्ता बोले 70,000 करोड़ का घोटाला हो गया है, बिल्स वगैरह कोई प्रोवाइड नहीं करा है। बताइए अंजना जी, हम लोग बाजार जाते हैं, 100-200 का सामान खरीदते हैं, बिल लेते हैं कि नहीं लेते हैं? अब तो जनता का पैसा आप यूटिलाइज करा लिए, शिक्षा विभाग हो, ग्रामीण विभाग हो, हर जगह आपने कहा यूटिलाइज किया, कुछ पता नहीं है। पर इंपॉर्टेंट ये है कि शहजाद जी बोल रहे थे कि मोदी जी की मम्मी को, माता जी को गाली दिया गया, पर मैं बता दूं शहजाद जी, वो वीडियो डॉक्टर था जिसकी आप बात कर रहे हैं, पातेपुर के भाजपा विधायक थे लखिंदर पासवान जी, उनके सामने वो गालियां दी गई थी। तो आप लोग खुद गाली दिलवा रहे हैं तो मैं उसको भी कंडेम करती हूँ, लेकिन साथ ही साथ मैं ये कहूंगी कि आप तो खुद भाजपा आपको कैसे यहां भेजती है मुझे नहीं समझ आता, क्योंकि शहजाद पूनावाला खुद कहते हैं भाजपा वाले अपने बाप के सगे नहीं होते। तो जो मोदी जी पे ऐसे आरोप लगाते हैं उनको यहां पर तो भाजपा भेजती है। पर जरूरी बिहार के लिए यह है कि हम मुद्दों की राजनीति कर रहे हैं। आज भी तेजस्वी जी मौजूद थे, उन्होंने क्या कहा कि हम ये अन्याय करते रहे, हम न्याय करेंगे। ये बिहारियों को भले इंडस्ट्रीज ना दें, पीएम मित्र पार्क ना दें, हम उसी की बात करेंगे क्योंकि युवाओं को उसी की जरूरत है। आखिर क्यों ऐसा बिहार में हो रहा है कि 10th आते आते तक बच्चे 41% ड्रॉप आउट हो जा रहे हैं? हमारे लिए यही मुद्दा है। अति पिछड़ों का आरक्षण को खा गए, पिछड़ों के आरक्षण को खा गए, जो हमने रिजर्वेशंस को बढ़ाया आपने उसको इंप्लीमेंट नहीं होने दिया, 9वीं अनुसूची में शामिल नहीं होने दिया। तो ना आप आर्थिक न्याय कर रहे हैं ना आप सामाजिक न्याय कर रहे हैं। धीरेन जी अब आपके पास जल्दी से आते हुए, क्योंकि अब शोएब जमई भी हमारे साथ ओवैसी जी की पार्टी से जुड़ गए। 25 से 28 इतनी सीटों पर लड़िएगा तो आपको लग रहा है कि फायदा हो? क्योंकि पिछली बार तो आपने जेडीयू को खूब नुकसान पहुंचाया था, इस बार केमिस्ट्री बैठ जाएगी? नीतीश कुमार के सीएम बनाने के लिए खूब मेहनत कर रहे हैं ना आप लोग? अंजना जी, पूरे बिहार में हर एक प्रमंडल में मेरे नेता चिराग पासवान जी पार्टी की सभाएं कर रहे हैं, और लोग, युवा जिनको आप जेन जी कह रहे हैं, आज चिराग पासवान जी में अपना भविष्य देख रहे हैं। चिराग जी कहां से लड़ेंगे?
चिराग जी कहां से लड़ेंगे यह विषय उन्हीं को तय करना है, लेकिन बिहार की पूरी कमेटी ने उनको अधिकृत कर दिया है कि आप किसी भी सामान्य सीट से लड़ सकते हैं वो। और ये चूंकि वो पार्लियामेंट्री बोर्ड के खुद ही अध्यक्ष है, केंद्रीय मंत्री हैं, बिहार में मंत्री बनने के लिए चुनाव लड़ेंगे, सीएम बनने के लिए। बिहारी फर्स्ट को लागू करने के लिए बिहार विधानसभा में उनको होना पड़ेगा ना अंजना जी। यही पार्टी मेरी चाहती है कि जो जो आप वायदे किए हैं उसका आप तो नेतृत्व करिए, रूप क्या होगा ये उनको तय करना है कि आप किस रूप में नेतृत्व करेंगे, लेकिन बिहार के युवा चाहते हैं कि वो नेतृत्व करें। आज मेरी पार्टी की यही स्थिति है कि आप देखिए कि किसी भी प्रमंडल में 9 प्रमंडलों में मेरी पार्टी की सभाएं हुई हैं और उन सभाओं में जितने लोग आए हैं, एक सभाओं में 50-50 हजार लोग, 1-1 लाख लोग जुट रहे हैं, ये एनडीए की मजबूती दर्शाता है। और मेरे नेता के सीटों की जहां तक बात है, हर पार्टी चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा सीटें मिले, और मेरे नेता में कौन से ऐसी कमी है। अगर मुझे व्यक्तिगत रूप से एज ए प्रवक्ता राष्ट्रीय नहीं बात करूं अंजना जी, अगर प्रधानमंत्री जी मुझे मिलने का मौका दे दे तो मैं तो उनसे जाकर निवेदन कर दूं कि मेरे नेता चिराग पासवान जी को बिहार का मुख्यमंत्री बना दीजिए, क्योंकि आपने कभी भी 20-22 सीटों वाले आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को आपने मुख्यमंत्री बनाया। पहले आप लोग इसी पर न घेरते थे कि भाई एक अनार 100 बीमार उधर आ जाते हैं, लोकसभा चुनाव हो तो, विधानसभा चुनाव हो तो। अब वही हाल आप लोग कर दीजिएगा एनडीए में, धीरेन्द्र बाबू। अंजना जी कहीं हाल नहीं कर रहे हैं, हम करेंगे। नीतीश कुमार जी के लिए हम लोग कटिबद्ध हैं कि उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। उनके लिए शोएब जमई जी को दिखाइए, लौट रहे हैं, शोएब जमई जी को दिखाइए। हमेशा आप सब मिलकर आरोप लगाते हैं कि ऑपरेशन लोटस होता है, आप पर ऑपरेशन लालटेन हो गया था, हैं शोएब जमई जी? सीमांचल में चुन चुन के आपने मुस्लिम बहुल सीटों पर अपने उम्मीदवारों को उतारा और उनमें से 4 विधायक निकल लिए, 1 बचा आपके पास। और इधर आप गिड़गिड़ा रहे हैं कि हमको शामिल कर लीजिए इंडिया गठबंधन में, लेकिन पॉलिटिकली आपको अनटचेबल मानता है विपक्ष। कैसे लड़िएगा चुनाव? और इस बार कितने कितने खोजे आपने, कितने सीटों पर लड़ेंगे मुस्लिम बहुल सीटें? नहीं, देखिए ये तो खुशफहमी है लोगों को कि एमआईएम को किसी बैसाखी की जरूरत है। एमआईएम अपने दम पर सीमांचल के अंदर अपनी साख बनाई है और एमआईएम अपने दम पर 5 सीटें भी जिताकर आई थी और उस समय किसी की जरूरत नहीं पड़ी थी। लेकिन चूंकि राष्ट्रीय परिदृश्य में एक नैरेटिव बनाई जाती है एमआईएम के खिलाफ, तो ये बात स्पष्ट कर देना जरूरी था कि हम क्या चाहते हैं। हम चाहते हैं बिहार की वाकई में तरक्की हो, बिहार में सांप्रदायिक शक्तियां रुके। शोएब जी, एक काउंटर क्वेश्चन है, आप अपनी बात पूरी कीजिएगा। एक काउंटर क्वेश्चन है बस। आप कहते हैं आपके खिलाफ नैरेटिव बनाया जाता है, आप बताइए पूरे बिहार में आपको सीमांचल ही क्यों दिखता है? आपको मगध, बाकी इलाके क्यों नहीं दिखते हैं? इसका पॉइंटेड जवाब दीजिएगा। देखिए, हर पार्टी की शुरुआत होती है, हर पार्टी की स्ट्रैटेजी है। हमारी पार्टी की स्ट्रैटेजी है, हम जहां मजबूत हैं हम सबसे ज्यादा मेहनत वहां करेंगे। पूरे बिहार पे हमारी नजर है, यकीनन पूरे बिहार के अंदर यहाँ से जहां जहां हमें लगेगा हम चुनाव लड़ेंगे। हम जिम्मेदार पार्टी होते तो दूसरी पार्टियों की तरह जो है मनमाने ढंग से चुनाव लड़ रहे होते, लेकिन क्योंकि हम जिम्मेदार पार्टी हैं तो जिम्मेदारी भी निभाते हैं और हम नहीं चाहते कि वोटों का बिखराव हो, लेकिन जहां हम मजबूत है वहां हमें रोक भी नहीं सकते। अब सवाल होता है भारतीय जनता पार्टी के बारे में जो बात आ रही है, मैं तो ये देख रहा हूं कि चिराग लेकर ढूंढने से जो है एनडीए को कोई बहुमत मिलता हुआ नहीं दिख रहा है। जो मोदी जी का जो हुआ था, एनडीए की जो वेव थी वो चिराग लेके ढूंढने से भी नहीं मिल रहा। हाँ, तीर लेकर निशाना जरूर हड़पने के लिए लगे हैं कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जी को कमजोर करने के लिए। आप देखिएगा, मेरा एक प्रेडिक्शन है। देखिए ना, अब आपने सीमांचल में कहा कि हम जहां पर हमारी स्ट्रैटेजी है, जहां पर हम मजबूत हैं। अरे मजबूत क्यों है? वो ग्राफिक्स दिखा दीजिए। इस वजह से आप अपनी मजबूती वहां पर देखते हैं। सच्चाई तो यह है कि लोकतंत्र की दुहाई देने वाले इस देश में कहां पर किसकी कितनी आबादी है उस हिसाब से चुनाव लड़ते हैं। ऐसे आप लोग लोकतंत्र को मजबूत करने की कोशिश करते हैं। शहजाद पूनावाला जी, सबकी बातों का जवाब दीजिए। और देखिए, आप बैठे बैठे धीरेन्द्र जी अभी दावेदारी ठोक रहे हैं चिराग जी को मुख्यमंत्री बनाने की, तो आपके यहाँ अभी तो वही हाल है। नहीं तो क्यों कोई पासवान समाज से, कोई दलित समाज से अपने लिए आकांक्षा रखे कि भाई मुझे बनना है प्रदेश का मुख्यमंत्री, तो ये गलत है क्या? आकांक्षा रखने का हक केवल नेपो किड्स को ही है क्या? यादव परिवार के एक चिराग को ही है क्या?
हम तो देश के हर जन जन में चिराग देखते हैं। ये तो केवल अपने परिवार में, यहाँ तक कि पप्पू यादव जी के साथ फिर से क्या कर दिया भाई, इनको तो यादव समाज से दूसरा कोई नहीं बात। चिराग जी क्या है? मैं बताता हूं, दोनों में अंतर भी बताता हूं। पहले सारे सवालों का जवाब दे दूं, फिर उस पर आता हूं, वरना ये सवाल जुड़ते जाएंगे। सबसे पहले तो देखिए, अभी चिराग की बात हुई, तीर की बात हुई, तीर कमान की बात हुई। अरे जिसकी डोर काट कर लालटेन और हाथ ने 4 कटी पतंग के ले लिए, अब फिर से वहां पर ही पतंग उड़ाने की कोशिश कर रहे हो और लेटर पे लेटर लिख के जा रहे हो। और देखिए क्या स्थिति है भाई, हैदराबाद में तो हाथ पतंग को उड़ाता है भाई, वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में हेल्प कर दो, और वही हाथ जो है बिहार में पतंग को खींच लेता है और काट देता है बीच से डोर को। ये कैसी पतंग है भाई? ये पतंग होने में आपको शर्म आती कि नहीं है? पहली बार मैं देख रहा हूं कटी हुई पतंग है आप। एनीवे, दूसरी बात पे आते हैं। देखिए, अब बचत उत्सव चल रहा था, परंतु बैडवर्ड उत्सव और झूठ उत्सव कैसे चल रहा है ये देखिए। अभी आलोक जी ने बोला कि खड़गे जी ने, राहुल जी ने सारी बातें सच्चाई से रख दी। अरे खड़गे जी ने बोला जीएसटी में पेट्रोल डीजल है जिसमें 23 लाख करोड़ जा रहे हैं देश के। जीएसटी में पेट्रोल डीजल कहां पे है? अब जब अध्यक्ष ही ऐसी बातें करेंगे तो बाकी की बातों को कितनी गंभीरता से ले। एनीवे, राहुल जी पे आते हैं। राहुल जी के जो सबसे चहीते प्रवक्ता हैं जयराम रमेश, देखो वोट बैंक देख के कैसे बात करते हैं। उन्होंने बोला अब हम लोग जो है बहुत सारे बॉम्ब फोड़ दिया, अभी हाइड्रोजन, प्लूटोनियम, एटम सब बॉम्ब फोड़ने वाले हैं। अरे ये तो बताना कि वो महाराष्ट्र वाले बॉम्ब को किसने डिफ्यूज किया सुप्रीम कोर्ट में, और वो पहला पावर पॉइंट वाला जो बॉम्ब आपने फोड़ा था महादेवपुरा का, वो कैसे डिफ्यूज हो गया? वो भी डिफ्यूज हो गया, उसके ऊपर भी मद्रास हाईकोर्ट ने फाइन लगा दिया। और तीसरा बॉम्ब जो आनंद का लेकर आए थे, सुबह बॉम्ब लगाते वक्त राहुल जी ने बोला 6000 वोट डिलीट हो गया। शाम आते आते 6 बजे का शो हल्ला बोल शुरू होने वाला था, राहुल जी का ट्वीट आ गया कि नहीं कोई वोट डिलीट नहीं हुआ। और उसमें भी अंजना जी आप तो फैक्ट जानती है, एफआईआर करवाया किसकी सरकार में? बीजेपी की। एफआईआर करवाया किसने? इलेक्शन कमीशन ने। सीओ कर्नाटका ने सारे तथ्य रख दिए कि सारी प्रोवाइडेड कर दी थी, आईपी एड्रेस से लेकर लॉगिन पासवर्ड। उसके बाद सुई पटक सन्नाटा, वो एक फ्रेज है बहुत फेवरेट इनका, सुई पटक सन्नाटा। अब नेक्स्ट वाले पे जाना, वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन में भी वोट चोरी हुआ। अंजना जी एक बार तो आलोक जी से पूछे ना कि वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन में कौन सा वोट चोरी हुआ, कि क्योंकि वो ओबीसी समाज से आते तो ये आरोप लगाना है भाई, क्योंकि प्रधानमंत्री ओबीसी समाज से आते। अच्छा, दूसरी बात, पिछड़े समाज के अधिकारों की बात की गई, बाकी सब छोड़ देते हैं। यहां पर जो आरजेडी की महिला प्रवक्ता है, बाकी तो छोड़ दो मैडम, सिर्फ इतना बता दो कि जम्मू कश्मीर में तो वाल्मीकि समाज को आपकी कांग्रेस ने वोटिंग का अधिकार देकर नहीं रखा था। 370 को कबर में गाड़ा, 370 को कबर में गाड़ा, तब जाके उनको अधिकार मिला, तो आप उसका विरोध करने लगी। आंबेडकर जी के तस्वीर को पैरों तले रखने वाली, जो एएमयू में एससी एसटी ओबीसी समाज का अधिकार, वोटिंग का, एससी एसटी का रिजर्वेशन काटने वाले, जिन लोगों ने 1980 टू 90 मंडल का विरोध किया, जिस नेहरू जी ने लिखा कि 1960s में कि रिजर्वेशन खराब होता है, नहीं देना चाहिए, सेकंड क्लास बन जाते हैं, जिन्होंने कास्ट सेंसस को रोका सबसे पहले 1950s में, वो हमको ज्ञान दे रहे हैं। आप बताइए कितने ओबीसी प्रधानमंत्री कांग्रेस ने बता दिए? एक बताइए। ठीक है, चूंकि कांग्रेस से सीधा सवाल है, आलोक जी इसका जवाब दीजिए, फिर मैं प्रियंका जी आ रही हूं। ठीक है आलोक जी। देखिए, मैं समझता हूं ये सवाल पूछकर लोगों को भ्रमित करना, लोगों को उलझाए रखना। अब मैं पूछूं आरएसएस ने आज तक कितने दलितों को अपना आरएसएस का अध्यक्ष बना लिया, प्रेसिडेंट बना लिया, चेयरमैन बना लिया, ये सब बेकार की चीजें हैं। असली चीज ये है कि जो बीजेपी की बात कीजिए ना आलोक जी, आलोक जी नहीं, आलोक जी संघ तो अलग है, संगठन है, यहाँ पे बात कीजिए ना, बीजेपी और कांग्रेस की होगी ना, शासन की बात है ना, शासन में भागीदारी की बात। मुझे लगता है कि पूरी बीजेपी कहती है कि हमारे लिए आरएसएस ही सब कुछ है, हम आरएसएस की उपज हैं। कोई आरएसएस को माता बताता है, कोई पिता बताता है, कोई दादा बताता है, कोई दादी बताता है, और आरएसएस की बात ना की जाए। जो संगठन अपना रजिस्ट्रेशन तक नहीं कर पाया हो, उसके प्रोडक्ट, अगर मैं फिर कहूंगा कि बीजेपी के अंदर भी तमाम ऐसे लोग रहे हैं। बीजेपी में क्या दलित बना दिया इन्होंने? हाँ, प्रधानमंत्री आज तक क्या बना देंगे? बंगारू लक्ष्मण अगला बना देंगे। आप कहिए आज कहकर जाइए, अरे भाई वो अध्यक्ष बने हैं, केवल प्रधानमंत्री बने हैं क्या? वो चेक हो गया, बंगारू लक्ष्मण बने थे। हाँ, वो जो 1 लाख रुपए रिश्वत लेते हुए पकड़े गए थे, जो ओबीसी प्रधानमंत्री कितने जवाब सुनिए शहजाद। मैं आपके बीच में नहीं बोला शहजाद, मैं आपके बीच में नहीं बोला, फिर आपको दिक्कत होगी। मैं केवल ये कहना चाहता हूं, क्या दिक्कत होगी? धमकी वाली राजनीति नहीं, वही बंगारू लक्ष्मण है ना जो रिश्वत लेते पकड़े गए थे।
वो जो कैमरे पर रिश्वत लेते पकड़े गए थे वही बंगारू लक्ष्मण थे ना। मैं आगे कुछ कहना नहीं चाहता। देखिए, ये मुद्दों को डाइवर्ट करने का तरीका है। एफआईआर बीजेपी ने कराई, अरे भाई इलेक्शन स्टेट इलेक्शन कमीशन ने कराई। स्टेट इलेक्शन कमीशन ने 18 चिट्ठियां लिखी, किसको? सीआईडी ने भी लिखी, किसको? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, लेकिन जवाब नहीं दिया क्योंकि फंसते हुए नजर आ रहे थे। आप बार बार सफाई इलेक्शन कमीशन के बिहाफ पर देते रहिए, लेकिन इलेक्शन कमीशन फंस चुका है पूरी तरह से। राहुल गांधी जो विषय उठाते हैं इलेक्शन कमीशन उस पर ही कानून ले आता है। आप बताइए चंडीगढ़ मॉडल क्या था भाई? चंडीगढ़ मॉडल तो पूरे देश ने देखा। दुर्भाग्य यह है कि सुप्रीम कोर्ट में प्रूव होने के बाद भी बीजेपी ये नहीं मानने को तैयार है कि वोट चोरी करते हैं आप। कहीं वोट जोड़ देते हैं, कहीं वोट काट देते हैं, कहीं एसआईआर चला देते हैं। एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट ने कितनी लताड़ इलेक्शन कमीशन को लगाई है वो पूरे देश ने देखा है। लेकिन आज का जो विषय है कि आप जो बार बार कह रहे हैं कि बिहार के लिए हमने ये किया, बिहार के लिए अगर किसी ने किया तो गरहरा का प्लांट हो, चाहे बरौनी का प्लांट हो, चाहे सिंदरी का प्लांट हो। राहुल गांधी पर बीजेपी का पलटवार आया है। एक सेकंड में आपको टोक रही हूं। राहुल पकड़ाया गया, कागज पढ़ते हैं, ये कह रही है बीजेपी। बम फोड़ने वाले जल्द खुद फूट जाएंगे, ये कह रही है बीजेपी। इस पर भी एक छोटा सा रिएक्शन दे दीजिए। राहुल गांधी को विषयों की समझ नहीं है, ये बीजेपी कह रही है। सुना देते हैं पहले क्या कहा है। सब देखिए, फूटेगा ही तो। नवंबर के एंड में ही प्लूटोनियम बम फट जाएगा जब हार जाएगी कांग्रेस पार्टी, तो सभी बम एक ही साथ फटेंगे, चिंता मत करिए। सब हाइड्रोजन, एटम और प्लूटोनियम बम फटेगा, कांग्रेस पूरी तरह ध्वस्त होगी। अपने ही बम, जो बम बनाता है उसी बम से उसी का नाश होता है। जो गड्ढा खोदता है उसी गड्ढे में गिर के समाप्त होता है। तो राहुल गांधी जी बम बनाए, देखिए डेमोक्रेसी का बम बम होगा और बम बनाने वालों का गम गम होगा। तो जो संबित पात्रा जी ने कहा है उसी का सीधे से जवाब दे दीजिए। वो कह रहे हैं डेमोक्रेसी का बम बम होगा। देखिए, हम भी तो यही कह रहे हैं कि डेमोक्रेसी का बम बम होगा। हमारी भाषा बोल रहे हैं आज वो बीजेपी के प्रवक्ता। हम भी कह रहे हैं कि वोट चोर जेल जाएंगे। जिन जिन लोगों ने वोट चोरी में अपना महत्वपूर्ण स्थान अदा किया है वो जाएंगे। जिन लोगों ने ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स और इलेक्शन कमीशन को पंगु और पिट्ठू बनाया है वो सब जेल जाएंगे। जिन लोगों ने भारतीय लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया को खोखला किया है वो भी सब जेल जाएंगे। देखिए, राहुल गांधी जी को समझ नहीं है। ये कहने वाले लोग अपनी समझ को जरा देख लें। चाहे वो कोरोना हो, चाहे वो चीन का मुद्दा हो, चाहे जीएसटी हो और चाहे इलेक्शन कमीशन हो, राहुल गांधी ने हर समय पर हर चीज को पहले से पहले चेताया था। अच्छा ठीक है आलोक जी, एक सवाल है आपसे, जिससे पहले कि मैं प्रियंका भारती जी के पास जाऊं। आलोक जी, एक सवाल है। 4 विधायक ये जो शोएब जमई जी के ओवैसी की पार्टी के आरजेडी में गए थे, वो किस दम पर गए थे? उनको अचानक लगा कि ओवैसी साहब खराब है और तेजस्वी जी बड़े अच्छे हैं। वहां पर क्या चला था? देखिए, मुझे लगता है कि वो विधायकों ने खुद बैठकर अपनी क्लैरिफिकेशन दी थी कि क्या चला था। वैसे तो और एमआईएम उनको समझ आ गया था कि केवल और केवल बीजेपी की मदद करने के लिए बिहार में आई थी। उन विधायकों को भी समझ आ गया। प्रियंका भारती, तो कहावत है, जब आंख खुली उनकी तो उनको समझ आया और वो चल दिए उधर। उनकी आंख खुली तो वो चल दिए उधर। अब बाकी जो इधर बीजेपी में जाती है उनकी आंखें बंद हो जाती हैं, या पता नहीं क्या होता है जो आप ईडी और तमाम चीजें कहते हैं। प्रियंका भारती जी, आप लोगों ने ही ऑपरेशन लालटेन किया था, शोएब जमई जी की पार्टी को ही उजाड़ दिया पूरा। 5 उन्होंने पतंग उड़ाए थे हवा में, 1 पतंग उनके हाथ में बचा है। आप लोग क्या करते हैं? क्या मतलब चेहरा पसंद आ जाता है इसलिए लोग आ जाते हैं आपके पास? बीजेपी के पास जाते हैं तो लालच से जाते हैं या डर से जाते हैं? और प्रियंका भारती जी आपकी पार्टी में काहे आ गए? अंजना जी, हमारे पास हजारों करोड़। इसी के साथ एक सवाल जोड़ रही हूँ। वैसी साहब सीधा कह रहे हैं कि आरजेडी को सबसे बड़ा नुकसान होगा। मैंने 3-4 चिट्ठियां लिखी हैं कि मैं साथ में लड़ना चाहता हूं, आरजेडी को सबसे ज्यादा नुकसान होगा जो वो घमंड दिखा रहे हैं। अंजना जी, हमारे पास जो लोग आते हैं वो इच्छा से आते हैं, मैं ऐसा कैसे कह सकती हूँ? नीतीश जी को तो हम जबरन नहीं लाए थे ना। भाजपा वाले उनको डरा धमका रहे थे, पार्टी को खत्म करने वाले थे, तब नीतीश जी हमारे पास आए थे। तो हम किसी को लाते नहीं है, सब खुद आते हैं। दूसरी बात कि शहजाद जी बोल रहे थे हमें जातिवादी। चलिए शहजाद जी, आप प्रधानमंत्री मोदी जी की किताब कर्मयोग की मैं सैर करवाती हूँ।
एक पैराग्राफ में मोदी जी लिखते हैं कि वाल्मीकि समुदाय जो परंपरागत रूप से मैला ढोने और सफाई का काम करते हैं, वो लोग पता है क्यों करते होंगे? कोई स्पिरिचुअल उनको एक तरीके से एक्सपीरियंस होता होगा, क्योंकि ऐसा नहीं होता तो पीढ़ी दर पीढ़ी काम नहीं करते। या जातिवादी सोच नहीं लगती है क्या आपको? और नेपो किड बहुत करते हैं शहजाद जी। मुझे ये बताइए, सम्राट चौधरी जी नेपो किड नहीं है क्या? शकुनी चौधरी। एक खबर और आ रही है इस वक्त, आपको बता दें, आरजेडी से गठबंधन पर आज तक से बोले हैं असदुद्दीन ओवैसी। हमने आरजेडी से सिर्फ 6 सीट की मांग की थी। पिछली बार 20 सीट पर लड़े थे ओवैसी साहब, 5 सीटें जीते थे आरजेडी के सीमांचल में। फिर हराएंगे आरजेडी को, ये दम भर रहे हैं ओवैसी। आइए आपको जल्दी से सुना देते हैं उन्होंने क्या कहा है आज तक से। आपकी और आपकी पार्टी ने पिछले 2-3 महीने में जबरदस्त कोशिश की कि लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी के साथ गठबंधन हो जाए। आखिर आपको क्यों लग रहा था कि लालू के साथ गठबंधन इतना ज़रूरी है और आप लोग इतने बेताब थे लालू के साथ गठबंधन करने के लिए और आरजेडी के साथ? कि बुनियादी बात यह है कि अख्तरुल ईमान साहब के पास बिहार के जो सोसाइटी के ज़िम्मेदार हजरात थे वो मिलने आए और आकर कहा कि आप लोग अलायंस करना नहीं चाहते किसी से भी। तो अख्तरुल ईमान साहब ने कहा कि किसने कहा आपसे कि हम अलायंस करना नहीं चाहते? तो अलायंस करना चाहते हैं हम लोग। तो फिर उसके बाद बहरहाल लंबी बातचीत हुई। उसका अख्तर साहब को कहा गया कि भाई ठीक है, आप एक लेटर लिख दीजिए लालू जी को। हमने कहा एक लिख दिए। उन्हें उनसे ही पूछा कि क्या उसमें लिखना चाहिए, बता दीजिए। उन्होंने ला कर दिया और हम बड़े जेन्यूनली हम लोग खुलूस दिल के साथ 1 नहीं 2 लेटर लिखे। फिर उसके बाद अख्तर भाई ने मुझसे कहा कि तेजस्वी ये कह रहा है कि मुझे कोई नहीं बताया गया। तो हमने कहा कि भाई लालू तो सुप्रीम लीडर है राजद का। तो बोले मैं ठीक है, आप लिख दीजिए उनको भी लिख दिए। फिर उन्होंने इसमें ये भी लिख दिया कि हमको सिर्फ 6 सीट दीजिए और ये कहा कि उसमें ये भी लिखा कि अगर आप इख्तदार पर या सत्ता मिलती है तो हमको मंत्री मत दीजिए, हमको सिर्फ सीमांचल डेवलपमेंट काउंसिल बनाइए और कम्युनल फाशिस्ट फोर्सेस को रोकिए। ये जो हमने लेटर लिखा, ये हमने हमारे एक पावर ऑफ स्ट्रेंथ के पोजीशन से लिखा। ये हमने इसलिए बावजूद इसके कि हमारे 4 विधायकों को इन्होंने ख़रीद लिया, हमने अपनी दरिया दिली का मुजाहरा किया। वरना कोई पॉलिटिकल पार्टी जिसके विधायक को आप छीन लेते हैं चोरी से, वो नहीं लिखते हैं। हमने कहा चलो भाई, जब लोग लार्जर इंटरेस्ट है और हमको ये पूरा यकीन है कि अब की बार अगर बीजेपी की सरकार बनी यहाँ पर तो बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा। तो हमने कहा ठीक है लिखिए। हमने बोल दिया हमारी ताकत सीमांचल में और मुख्तलिफ विधानसभा में पहले से बड़ी है। कोई वीक पोजीशन से हमने ये बार्गेन नहीं कर रहे। हम तो बार्गेन भी नहीं कर, हम तो कहें कि भाई लार्जर इंटरेस्ट से आप बात करें, चलिए हम भी साथ देते हैं आपका। अब ये उनके ऊपर है, जो अंग्रेजी में कहते हैं ना, द बॉल इज इन देयर कोर्ट। जो और इससे एक बात साफ हो गई कि कल तक जो लोग हम पर गैर ज़रूरी एक झूठा और बकवास इल्ज़ाम लगाते थे, अब इससे बढ़ के कोई पॉलिटिकल पार्टी क्या कर सकती है? हम तो अपना जो एज अ पॉलिटिकल पार्टी, एक सियासी पार्टी, हम जो कर सकते थे हमने कोशिश कर ली। अब हमको चुनाव लड़ना है और हम चुनाव पूरी ताकत से लड़ेंगे। शोएब जमई जी, इस पर आपका रिएक्शन मैं चाहती हूँ। ये सफाई आखिर ओवैसी साहब क्यों देते फिर रहे हैं? जब भी मैं उनसे पूछती हूँ कि आप चुनाव लड़ रहे हैं, वो कहेंगे टीम बी आप बीजेपी के, तो कहते हैं रजिया हूं मैं, लैला हूं मैं, गुंडों में फंस जाती हूँ, इधर से भी गाली खाती हूँ, उधर से भी। ये सफाई क्यों देते फिर रहे हैं? ताकि जनता ये ना पूछे कि आप किसको जिताने आए हैं। देखिए अंजना जी, आज से हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सीमांचल नया यात्रा पर हैं और अगले 4-5 दिन चलेगी। क्योंकि आप जानते हैं बागडोगरा से कभी आप किशनगंज की तरफ जाएंगे तो उस इलाके की हालत क्या है। 70 सालों 75 सालों में भी ऐसा पिछड़ापन है जैसे पूरे देश में शायद कहीं ना हो। इसमें कहीं ना कहीं राष्ट्रीय जनता दल हो या जेडीयू हो या बीजेपी हो, सबकी तरफ से निगलेक्ट किया गया। अब सवाल ये उठता है कि चुनावी गठबंधन की बात है। ये बात तो सही है ना कि हम पावर ऑफ स्ट्रेंथ से नेगोशिएशन की बात कर रहे हैं। हमारा इंटरेस्ट नहीं है इसमें। हम तो अपने दम पर 5 सीटें क्यों चले गए थे जमई जी? आपके 4 विधायक क्यों चले गए थे? वो कह रहे हैं कि उनको पसंद नहीं आया, उनको समझ में आ गया कि आप बीजेपी को जिताने के लिए आए थे, इसलिए 4 विधायक चले गए। क्यों गए थे? देखिए, एक अल्फाज है जैसे ना बकरीद में बकरियों की मंडी लगती है, मवेशियों की बाजार में जो है बकरियों की बोली लग गई और मवेशी जो है बिक गए। ये बात तो सही है ना।
ये तो पूरी कोचा धामन के लोग और तमाम सीमांचल के लोग वो खुद जानते हैं आज किस तरीके से रिएक्शन मिल रहा है। जो बिके हुए विधायक थे वो अपने क्षेत्र में सिर्फ एक लाइन का जवाब प्रियंका जी, सिर्फ एक लाइन। नहीं कर पा रहे। वो विधायक अपने क्षेत्र में जाने लायक नहीं बचे जो चले गए थे आपकी तरफ, वो सीधा कह रहे हैं पैसे की बात। अंजना जी, आपने एक लाइन नोटिस किया ओवैसी जी ने क्या बोला? बोले आरजेडी को हराएंगे, एको बार नहीं बोले कि बीजेपी को हराएंगे। और इधर ठीक है शहजाद जी, जल्दी से जवाब, जल्दी से सबके आरोपों का जवाब। अभी हाँ अंजना जी, अभी 1 मिनट है जल्दी से। हाँ अंजना जी, कोई यहाँ पे कह रहा था कि आइए शहजाद जी किताबों की सैर कराती हूँ। चलो मैं तो किताब पढ़ सकता हूँ, जो इनके पार्टी के नेता नहीं पढ़ सकते वो चित्र की सैर करे कि आंबेडकर जी के चित्र को कैसे पैरों तले रखा था। और इन व्यक्तियों को मैं बता दूं कि नेपो किड क्या होता है। सम्राट चौधरी के पिता बीजेपी के बड़े नेता नहीं थे। सम्राट चौधरी अपनी मेरिट पे बने जो बने हैं, पर तेजस्वी को सिर्फ अपने कहां से जन्म लेता है वहां से तय हुआ। अंजना जी मेरी बात हो जाने दीजिए, ये गलत तरीका होगा। मैं सबके लिए वक्त इतने की इजाजत देता। आप सभी का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखते रहिए।